हेलो लर्नर्स, आप सभी के लिए एक नए वीडियो को लेकर हाजिर हो चुका हूं। यह जो वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का है और मैं ऐसे क्यू क्वेश्चन इसमें डिस्कस करूंगा। 50+ ऐसे क्यू क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं। आप इस वीडियो के थंबनेल में देखकर समझ ही गए होंगे। मैं इसके पहले 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूं। यदि आप वो ऐसे क्यू वाला वीडियो नहीं देखे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मेहनत करके मैं बनाया हूं ताकि आप अच्छे से अच्छे स्कोर ला सके एग्जाम में, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सजेशन 2025। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहां से आप कनेक्ट हो जाइएगा। वहां पर आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा कुछ शर्तों के अनुसार। चलिए, एक नंबर जो हमारा 61 नंबर जो क्वेश्चन है देख लीजिए। गुट निरपेक्षता की विचारधारा किस भारतीय नेता के मस्तिष्क का आविष्कार था? तो PK मेमन। शिमला समझौता क्यों हस्ताक्षरित हुआ था? तो 1971 के युद्ध के बाद वर्ष 1972 में शिमला में भारत और पाकिस्तान के बीच 28 जून से 1 जुलाई तक कई दौरों की वार्ता हुई। अंततः 2 जुलाई 1972 को दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए, सार्क गठित करने का प्रथम प्रस्ताव किसने दिया था? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने सर्वप्रथम सार्क के गठन का प्रस्ताव दिया था। बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो 1995 में। सार्क के सदस्यों के नामों का उल्लेख कीजिए। तो भारत, नेपाल, चीन, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान। भारत के किस प्रधानमंत्री ने सन 1987 ईस्वी में भारत श्रीलंका शांति सम्मेलन के लिए सहमति पर हस्ताक्षर किया था? तो राजीव गांधी। बेलग्रेड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1961 में। नाम के एक सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। तो पंचशील सिद्धांत का अनुसरण करना। गुट निरपेक्ष आंदोलन के 2 प्रमुख प्रवक्ताओं के नाम उल्लेख कीजिए। तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो। भारतीय विदेश नीति का प्रधान स्तंभ क्या है? तो पंचशील सिद्धांत तथा गुट निरपेक्षता। पंचशील के किसी एक सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। तो पंचशील का एक सिद्धांत है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना। सार्क के एक सीमा का उद्देश्य उल्लेख करिए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्षपूर्ण स्थिति। सार्क का एक उद्देश्य लिखिए। तो आपसी सहयोग। भारत के विदेश नीति का 2 मुख्य उद्देश्य बताइए। तो 1 नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए प्रत्येक संभव प्रयास करना। 2 नंबर, सभी राष्ट्रों एवं राज्यों के बीच परस्पर सम्मानपूर्वक संबंध बनाए रखना। सार्क के गठन में कितने राष्ट्र सदस्यों के रूप में मौजूद थे? तो 7। उसके बाद है सकता क्या है? तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का वर्तमान काल में एक प्रासंगिक बताइए। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के समक्ष वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद है। इसके समाधान के लिए ये चिंतित हैं तथा मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सार्क का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ढाका में। सत्य और अहिंसा के गांधी जी के सिद्धांत की 2 विशेषताएं को लिखिए। तो 1 नंबर है उपवास, 2 नंबर है सविनय अवज्ञा आंदोलन और 3 नंबर हड़ताल है। गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में 2 विशेषताओं को लिखिए। तो सत्य, अहिंसा और 3 नंबर आत्मनियंत्रण। मार्क्सवाद के 2 स्रोत लिखिए। तो मार्क्सवाद के 2 स्रोत है ब्रिटिश राजनीतिक अर्थव्यवस्था, 3 नंबर जर्मन आदर्शवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 2 सिद्धांतों को लिखिए। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 2 सिद्धांत है वस्तुगत से गुणात्मक परिवर्तन, विरोधी की एकता एवं संघर्ष। गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मैत्री और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति। NPT का पूरा नाम क्या है? तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी।
उसके बाद विदेश नीति के दीर्घात्मक उद्देश्य क्या है? तो विदेश नीति के दीर्घात्मक उद्देश्य से तात्पर्य किसी राष्ट्र विशेष के द्वारा चलाई गई विदेश नीति से संबंधित सिद्धांतों से है, जिसके द्वारा वह अन्य राष्ट्रों से अपना संबंध बनाकर रखता है। नाम का पूरा नाम क्या है? तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। गुजराल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो गुजराल सिद्धांत को भारत के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने प्रतिपादित किया था। सार्क का पूरा नाम क्या है? तो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क के स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स का है उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एक संघ का शीर्षक है। इसके घटक राष्ट्र ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। इन्हीं देशों के अंग्रेजी में नाम के प्रथम अक्षरों जैसे BRIC और S से लेकर मिलकर इस समूह का यह नामकरण ब्रिक है। पंचशील के किन्हीं 2 सिद्धांतों का उल्लेख करो। तो एक है अनाक्रमण, अर्थात किसी दूसरे देश पर आक्रमण न करना। 2 नंबर है एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना। G77 से आप क्या समझते हैं? तो G77 विश्व के 77 विकासशील देशों का एक समूह है जो अपने अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने के उद्देश्य से गठित हुआ है। इन 77 देशों ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज़ उठाई थी। NIEO क्या है? तो NIEO न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। संयुक्त राष्ट्र संघ की सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सामूहिक सुरक्षा क्या है कि ऐसे क्षेत्रीय या वैश्विक सुरक्षा से जिसका प्रत्येक घटक राज्य एवं स्वीकारता है कि किसी एक राज्य की सुरक्षा सभी की चिंता का विषय है। न्याय परिषद के किसी एक कार्य का उल्लेख कीजिए। तो न्याय परिषद न्याय देशों में रहने वाले लोगों के हितों को संरक्षित रखने और इन्हें स्वशासन की दिशा में अग्रसर करने का प्रयास करती है। UNESCO माने यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वीटो शक्ति से आप क्या समझते हो? तो वीटो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ निर्णय निषेध करना होता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी प्रस्ताव के पक्ष में वीटो पावर पाए हुए सभी देश एकमत होने पर कोई देश प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है तो वह देश अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल करके उस प्रस्ताव को नकार सकता है। संयुक्त राष्ट्र के संविधान का नाम क्या है? तो चार्टर। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। ये गलत हो सकता है क्योंकि ये करंट में पता लगाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नीदरलैंड के हेग शहर में। सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार यानी वीटो जारी करों का अधिकार रखने वाले 2 देशों के नाम का उल्लेख कीजिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 सदस्य कौन था? तो दक्षिण सूडान। उसके बाद वर्ष का कौन सा दिन संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किसी एक सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सार्वभौम शक्ति संपन्न और समान है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्ववर्ती संस्था का नाम क्या है? तो राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय इनकी सदस्य संख्या कितनी थी? तो 50। सुरक्षा परिषद के किसी एक कमजोरी का उल्लेख कीजिए। तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य सोवियत संघ एवं चीन के द्वारा बार बार निषेधाधिकार यानी वीटो का उपयोग करना है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय अदालत में न्यायाधीशों की संख्या 15 है। अटलांटिक चार्टर की किस वर्ष पारित हुआ था? तो 14 अगस्त 1941 को।
साधारण सभा की वार्षिक बैठक कब होती है? तो सितंबर महीने में प्रतिवर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ में संशोधन करने वाले 2 संगठनों का नाम बताइए। तो एक साधारण सभा व सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कैसे चुने जाते हैं? तो सुरक्षा परिषद और साधारण सभा के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ में मिलिट्री स्टाफ कमेटी का मुख्य कार्य क्या है? तो शांतिपूर्ण सेना को भेजना। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? 19। सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य का नाम बताइए। तो ब्रिटेन। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने संगठन है? तो 6। कोई भी सदस्य राज्य संयुक्त राष्ट्र के साधारण सभा में कितने प्रतिनिधि भेज सकता है? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने सदस्य होते हैं? 15। सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति के प्रयोग का अधिकार किन देशों को है? तो सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति के प्रयोग का अधिकार अस्थायी सदस्य राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और सोवियत रूस को है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ECOSCO के कितने किसी एक कार्य का उल्लेख कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मामलों का लेखा जोखा तैयार करती है। आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष एजेंसी का नाम बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक। ECOSCO के कितने सदस्य होते हैं? तो 54 सदस्य। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क शहर के में संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सचिवालय स्थित है। तो मैं इसमें 50+ क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए ताकि मैं मोटिवेट होकर आपको अगला वीडियो बना सकूँ। और मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जल्द से जल्द करिए, काफ़ी आपका हेल्पफुल चैनल होने वाला है। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।